दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। बीजेपी ये चुनाव अपने दो सहयोगियों के साथ लड़ी। इसके अलावा कई छोटी पार्टियों ने भी इस बार अपनी किस्मत आजमाई। देवली रिजर्व सीट से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और बुराड़ी से नीतीश कुमार की जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में थे। देवली से आम आदमी पार्टी के प्रेम कुमार चौहान ने जीत दर्ज की और यहां से एलजेपी के दीपक तंवर दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें प्रेम कुमार चौहान ने 36,650 वोटों से चुनाव हराया। बिहार में बीजेपी की बड़ी सहयोगी जेडीयू के शैलेंद्र कुमार बुराड़ी से चुनाव लड़े। इस सीट पर 2013 से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार भी यह सीट संजीव झा के हिस्से में गई। जेडीयू जीत तो नहीं सकी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की जीत को अपनी जीत मान रही है। देखिए, ये प्रचंड विजय है। दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर अपना न केवल भरोसा प्रदर्शित किया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एक बार फिर वोटों में तब्दील हो सकती है, इस बात को उन्होंने साबित करके दिखाया है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी 2 सीटों पर ओखला और मुस्तफाबाद से लड़ी और दोनों ही सीटों पर तीसरे स्थान पर रही, लेकिन उसे 30,000 से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाबी मिली। ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह जीते, लेकिन एमआईएम की एंट्री से पिछली बार के मुकाबले जीत का अंतर कम रहा। वहीं मुस्तफाबाद सीट बीजेपी के खाते में गई। यहाँ आप की हार का अंतर एमआईएम को मिले वोटों से कम रहा। यहाँ आप 17,578 वोट से चुनाव हारी और एमआईएम को 33,434 वोट मिले। देखिए, दिल्ली में एक उपस्थिति हमने दर्ज की, लोगों का दिल जीता है। इंशाल्लाह आने वाले समय में सीट भी जीतेंगे। और मुस्तफाबाद में हमें 34,000 वोट मिला है, जहां मैं अभी वहां से निकल के आया हूं बाहर। और जो ओखला है हमारा, वहां हम 40,000 वोट करीब लेकर आ रहे हैं। तो ये 40,000 वोट और 34,000 वोट तो किसी न किसी चीज़ का तो ये जो है दिखाई रहे हैं, दिशा और निर्देश तो दिखाई रहे हैं कि जनता किसके साथ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज हार गए। सवाल ये है कि अब अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित को हराकर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और 2015 और 2020 में भी जीत हासिल की। इस बार उसी सीट से वो बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा से हार गए। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। अब अरविंद केजरीवाल कई चुनौतियों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है। इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। अगर इन मामलों में सजा हुई तो केजरीवाल कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनके खिलाफ सरकारी आवास पर अंधाधुंध खर्चा और लो फ्लोर बस मामलों में भी सीबीआई जांच कर रही है। यमुना के पानी में जहर मिलाने के मामले में हरियाणा पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। केजरीवाल पर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी कई आपराधिक केस चल रहे हैं। बीजेपी पहले ही उन्हें जेल भेजने की बात कह चुकी है। दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे। इन आपराधिक मामलों के साथ केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर भी अब दांव पर लग गया है। उनकी पार्टी के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। साथ ही एक सवाल ये भी उठने लगा है कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब में दोबारा सत्ता में आएगी या वहां भी दिल्ली की तरह जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की राजनीति की सबसे कामयाब पॉलिटिकल स्टार्टअप कहे जाने वाली आम आदमी पार्टी को आखिर मुंह की खानी ही पड़ी। सत्ता तो हाथ से गई ही, साथ ही साथ पार्टी के 6 बड़े नेता भी अपना चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और अवध ओझा। कोई पूर्व मंत्री तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री तो कोई सोशल मीडिया का चर्चित चेहरा। लेकिन दिल्ली के इन चुनाव के नतीजों से इन सभी के चेहरे उतर गए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने चित कर दिया, तो उनके सबसे करीबी सहयोगी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीट बदलकर भी अपनी विधायकी नहीं बचा पाए। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया।
लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। आप सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश में भाजपा की शिखा राय के सामने 19 साबित हुए। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन और मालवीय नगर में सोमनाथ भारती को भी हार ही नसीब हुई। हार का प्रहार जब बड़े बड़ों को चित कर गया तो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे अवध ओझा की बोहनी भी खराब हो गई। पटपरगंज में बीजेपी उम्मीदवार के हाथों उन्हें भी पटखनी खानी पड़ी। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। बीजेपी की सियासी आंधी ऐसी चली कि केजरीवाल समेत उसके कई दिग्गज राजनीतिक तौर पर धराशायी हो गए। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली की नई सरकार का एजेंडा बता दिया। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह से की। बता दिया कि यमुना भी नई सरकार के एजेंडे में काफी ऊपर है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। इससे पहले पंत मार्ग पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर करीब 27 साल बाद इस तरह का जश्न मना। दिल्ली में बीजेपी की सियासी आंधी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज कहीं के न रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को अपनाने के लिए वोट दिया है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सूत्र इशारा कर रहे हैं कि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर लिए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि जल्दी ही पार्टी इस बारे में फैसला कर देगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रवेश वर्मा की भावभंगिमा में लोग बहुत कुछ तलाश रहे हैं। क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। उनके पिता दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो जाट बिरादरी के हैं और उनको सीएम बनाने से ग्रामीण दिल्ली से लेकर पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों तक बढ़िया संदेश जाएगा। दूसरा नाम सतीश उपाध्याय का है, जिनको बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। संगठन में कई पद संभालते हैं और संघ के भी करीबी हैं। बीजेपी का पंजाबी चेहरा आशीष सूद भी लाइन में है। वो पार्षद भी रहे हैं और संगठन में कई अहम पदों पर हैं। कई केंद्रीय नेताओं से उनकी करीबी है। दो नाम और हैं जो वैश्य बिरादरी से आते हैं, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता। जितेंद्र महाजन के बारे में तो कहा जाता रहा है कि वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं। संघ के साथ उनकी करीबी का सबको एहसास है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता आपके लहर के बावजूद पहले विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और 2 बार एलओपी भी रहे हैं। लेकिन नामों से भी ज्यादा अहम है जातीय और क्षेत्रीय संतुलन, जो आकलन बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड है। देखना होगा कि इन पैमानों पर कौन सा नेता खरा साबित होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण महिला मतदाताओं का आम आदमी पार्टी से मुंह मोड़ना भी रहा। महिलाओं के खातिर किए वादों ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी की नैया पार लगाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसी के मद्देनजर दिल्ली में हर पार्टी महिला वोटरों को लुभाने में जुटी रही। आम आदमी पार्टी ने हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया, जिसे बीजेपी और कांग्रेस ने 2500 रुपए कर दिया। नतीजों से लगता है कि इस बार महिलाओं को आम आदमी पार्टी पर यकीन कम हुआ और बीजेपी पर ज्यादा। क्योंकि सब लोग केजरीवाल के झूठ से दुखी हो चुके हैं और मोदी जी ने इतना अच्छा मैनिफेस्टो दिया है सब लोगों के लिए, सब जनों के लिए सोचा है, चाहे वो कोई भी जन हो, पूरी दिल्ली के लिए सोचा है। बीजेपी की बहुत ज्यादा जरूरत थी दिल्ली में, क्योंकि जैसे केजरीवाल ने सारा सब कुछ झूठ फैलाया हुआ था, पूरे दिल्ली वालों को तो बहुत सफर करना पड़ रहा था। लोकल ग्राउंड पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सफरिंग थी, बट फाइनली बीजेपी की सरकार आ गई है आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो अब दिल्ली का उद्धार होगा।
2025 के विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 60.9% रहा, जो 2020 के 62.5% से कम है। कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा रही स्वाति मालीवाल मानती हैं कि आम आदमी पार्टी के दौर में महिलाएं असुरक्षित हुईं। जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। चुनावों में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली चुनाव में जिस तरह बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसे देखकर साफ है कि महिलाएं इस बार खुलकर बीजेपी के साथ आ गई हैं। दिल्ली में मतदान से ठीक पहले भारत सरकार के 2 बड़े ऐलान निर्णायक साबित हुए। पहला 8वें वेतन आयोग का गठन और दूसरा आम बजट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर पूरी तरह टैक्स छूट। जानकारों के मुताबिक इन फैसलों ने दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार के लाखों कर्मचारियों के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। बीजेपी नेता अब अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं। पूरे दिल्ली वासियों की जीत है कि हम जो काम पिछले 20 साल में नहीं हो पाए, बहुत सारे काम है, वो सारे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का विजन दिल्ली में आएगा, उनकी सारी योजनाएं दिल्ली में आएंगी और बहुत सारे हम काम कर पाएंगे। और हमने जैसे कहा कि महिला समृद्धि योजना, यमुना रिवर फ्रंट, यहाँ के हमारे सारे अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए रोजगार, उनके लिए 50,000 सरकारी नौकरियाँ और भी तमाम, यहाँ पे पॉल्यूशन को कम करना है, उसके लिए हम जो है सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन, नए फ्लाईओवर, नई मेट्रो लाइन, सीवर लाइन, साफ पानी, गाँव में विकास, सारी कॉलोनियों में विकास, बहुत सारे काम करते हैं। इन चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी मुद्दा बनाया। कहा कि केजरीवाल सरकार कॉलोनियों में विकास की बुनियादी जरूरतों जैसे साफ पानी की सप्लाई, सीवेज की कारगर व्यवस्था भी मुहैया नहीं करा पाई। आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक जनता के बीच नहीं गया। हमारे सारे प्रत्याशी जनता के बीच रहे, वही सोने वही खाए, उनकी सेवा करिए और इसलिए हम जीत के आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने और आम आदमी पार्टी पिछले 10 से 12 सालों कुछ नहीं किया काम। भले ही दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनका काम तो हो गया। उनका मकसद था केजरीवाल को हरवाना, लेकिन इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर संकट गहरा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे चलकर इंडिया गठबंधन बचेगा या नहीं। दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की पराजय ने इंडिया गठबंधन की दरारें और खोल दी हैं। चुनाव अभियान में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के रोड शो और आतिशी के समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा की रैली ने पहले ही इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस हार के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो शेयर करते हुए चुटकी ली और एक्स पे लिखा, और लड़ो आपस में। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी हिदायत दे डाली। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। इन बयानों का जवाब कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा ने दिया। उन्होंने एक्स पे लिखा कि विपक्षी एकता की नसीहत तब कहाँ थी जब आम आदमी पार्टी गोवा, गुजरात और हरियाणा में चुनाव लड़ने गई थी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर किया था। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कुल वोट बीजेपी के उम्मीदवार से ज्यादा रहा। यानी अगर दोनों पार्टियां साथ लड़ती तो बीजेपी इन सीटों पर हार जाती। कांग्रेस अगर सोशल जस्टिस पर नीचे तक ले आ पाई तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस देश से, क्योंकि ये इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सामने होगी तो सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग भी की थी। कांग्रेस के नेता बार बार कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित था। यही नहीं, इसी साल बिहार में भी चुनाव होने हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस साथ होंगी। फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2027 में चुनाव होंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य दांव पे है। सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी आगे चलकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी।
अयोध्या की हार का बदला बीजेपी ने मिल्कीपुर जीत कर ले लिया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 61,000 वोटों से हरा दिया। मिल्कीपुर का चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सम्मान की लड़ाई थी। दिल्ली चुनावों के बीच भी यूपी के मिल्कीपुर का जिक्र लगातार होता रहा। होता भी क्यों न, ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था। लेकिन योगी हर मोर्चे पर अखिलेश पर भारी पड़े। बीजेपी ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार का बदला समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर में ले लिया। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान 61,000 वोटों से चुनाव जीत गए। इस जीत से यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक गदगद दिखे। सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मिल्कीपुर जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने ये माहौल बनाया कि राम की नगरी में बीजेपी की हार का सबको पछतावा है। फिर इस बात पर जोर दिया कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं, परिवार ही सर्वोपरि है। पहले अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे, अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, जबकि बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ बीजेपी ने हिंदुत्व और सामाजिक समीकरण का डबल डोज दिया। इस हार के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी के अपने वोट बैंक में ही सेंध लग गई। इस विधानसभा सीट पर 50,000 यादव वोटर हैं, लेकिन यादवों के एक तबके ने इस चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। यहाँ 30,000 मुस्लिम वोटर भी है और नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम वोटरों का एक वर्ग वोट डालने नहीं निकला। लोकसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी दलितों का सच्चा साथी होने का ढोल पीट रही थी, लेकिन मिल्कीपुर सुरक्षित सीट भी नहीं बचा पाई। साफ है दलितों का भी साथ उसे नहीं मिला।